बदलाव की घड़ी में जो तटस्थ, उनको उतना ही मिलेगा जो बचा हुआ होगा। यानी कि अगर जियोपॉलिटिक्स में कुछ मेजर चेंज आ रहा है दुनिया में, मतलब रूल्स चेंज हो रहे हैं, रिलेशंस के मायने चेंज हो रहे हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस की पहले साख कुछ देशों के हाथ में थी, अब उनसे वो किसी और तरफ जा रही है, और इस मौके पर अगर दुनिया में कोई नया कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो रहा है जहां पर आपके भी इंटरेस्ट अलाइन हो, तो वहां पर स्टैंड लो। अगर तटस्थ रह जाओगे, मतलब इफ यू आर इन साइडलाइन, तो बाकी लोग गेम को अपने फेवर में कर लेंगे। क्या मिलेगा फिर? जो बचा कुचा होगा। ये एक पर्सपेक्टिव है जिसे कहा जा रहा है कि जिसके लिए इशारा है वो समझे, स्टैंड ले, ठीक है। लेकिन अब जरा हम इसमें एनालाइज करेंगे चल क्या रहा है भाई, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वाज इन न्यूज, मिडिल ईस्ट वाज इन न्यूज। ऐसा है कि कोई नया कॉन्फ्लिक्ट है जो अब समझ लीजिए कि डाउनलोड होने ही लग रहा है। यह है कैरिबियन सी। अभी जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट इसको कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? एक्चुअली ये यूएस है। यूएस देख रहे हैं आप, मियामी। कैरिबियन इसका ये समझ लीजिए बैकडोर है, और इसके बैकडोर में हमेशा से चाहता रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस रहे। एक समय तक इन्फ्लुएंस था, लेकिन पिछले कुछ समय में वो स्पेस चाइना ने ले लिया है, और चैलेंज यहां पर वेनेजुएला से मिल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति के नाम पर बाउंटी रिलीज कर दे? बाउंटी मतलब इनाम घोषित कर दे कि इसको अगर कोई अरेस्ट कर ले तो मैं 15 मिलियन दूंगा। नहीं अरेस्ट करा, चलो बढ़ा देते 50 मिलियन दूंगा। बोलियां लग रही हैं। दूसरे देश के राष्ट्रपति के खिलाफ जो कोई अपोजिशन का लीडर है कह दे हम तो उसको राष्ट्रपति मानेंगे। मतलब बड़ी सोचने वाली बात है कि आप दूसरे देश का राष्ट्रपति अपोजिशन वाला लीडर होगा, ये आप चुनेंगे क्या, या उसकी देश की जनता खुद चुनेगी? कमाल की बात है। वैसे कहते हैं हम डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट करते हैं। इनका कहना है कि नहीं, जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के, निकोलस मडूरो, वो डिक्टेटर हैं, नार्को टेररिस्ट हैं, और वो कुछ ड्रग कार्टेल्स को लीड कर रहे हैं, ऐसे आरोप हैं। हालांकि ऐसे आरोप को वेनेजुएला ने डिनाई किया है, और इनका कहना है ये इस रास्ते से वो यूएस के अंदर उन ड्रग्स को भेज रहे हैं। वेनेजुएला कह रहा है देखो ये नई कहानी है, ड्रामा पुराना है। ये यहां से कंट्रोल अपने पास लेना चाहते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के पास हैं दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, सबसे बड़े। तो अगर यहां पर ये इस एरिया में जो कैरिबियन का एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, अगर यहां पर यूएस ने अपने नेवल शिप्स की प्रेजेंस को बढ़ा दिया है, और चाइना ने धमकी दी है कि देखो वेनेजुएला के खिलाफ कोई एग्रेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो भाई अगर यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोल्ड वॉर की यादें ताजा हो रही हैं? उस समय पर भी कुछ कुछ नेशन को आप प्रॉक्सी की तरह यूज करते थे। बस यूज करने वाले उस समय यूएसए एंड यूएसआर थे। आज शायद यूएसए और चाइना वो हैं। यही हमें समझना है। चाइना की वार्निंग बाउंटी $15 मिलियन, $50 मिलियन कह रहे हैं कि अरेस्ट अगर कोई करा दे। मजाक चल रहा है। डीओजे, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह रहा है ड्रग कार्टेल को लीड करते हैं। निकोलस मडूरो कह रहे हैं कि ये कहां से मजाक कर रहे हो भाई, मतलब दीज ऑल एलिगेशंस आर फॉल्टी एंड वी आर रेडी टू डिफेंड आवर नेशन। अब इसकी कहानी का जो गेम है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके देखते हैं कि इट इज अबाउट जस्ट ड्रग जो आरोप है कि ड्रग्स यहां पर आ रहे हैं, नहीं। इस एरिया को देखिए, वेनेजुएला, गयाना, और ये दिख रहा है आपको एस्कीबो। जरा एस्कीबो की कहानी बताता हूं, फिर देखिएगा कि इससे कनेक्ट होता है क्या। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, एक टाइम पर ये डच कंट्रोल था। डच से ये कंट्रोल गया ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब एस्कीबो रिवर है यहां पर, और ये एस्कीबो एरिया है। तो एस्कीबो रिवर के वेस्ट में जो एरिया है इसको हम एस्कीबो कहते हैं। डेंस फॉरेस्ट है यहां पर, गोल्ड, डायमंड, बॉक्साइट, टिम्बर, इसके रिजर्व तो यहां है। गोल्ड, डायमंड, बॉक्साइट, टिम्बर। और इसका जो ऑफशोर है, यानी कि इससे सटा हुआ जो समुद्री इलाका है, यहां पर है ऑयल रिजर्व्स। ये एस्कीबो वाला एरिया, ये गयाना का लगभग 2/3 है, 2/3। वेनेजुएला का कहना है ये एरिया हमारा है, ये तो जो कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने छीन लिया था, हमारा हक बनता है। अभी रिसेंटली 2023 में वेनेजुएला की सरकार ने एक रेफरेंडम कराया, अपनी जनता से पूछा कि बताइए ये एरिया हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जनता ने कहा बिल्कुल लेना चाहिए, तो हमारा हिस्सा बनता है।
तो अगर वेनेजुएला यहां पर कोई मिलिट्री एक्शन करेगा तो उससे यूएस का कुछ नुकसान होगा क्या? नुकसान तो होगा। आप कहेंगे कैसे होगा? फिर पिक्चर में आता है एक्सॉन मोबिल। अभी एक्सॉन मोबिल आपने नाम सुना होगा, यूएस की कंपनी है। उसने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए हैं गयाना के इस वाले पार्ट पर ऑयल एक्सप्लोरेशन में। उसका खुद की अभी कैपेसिटी जो है वो 9 लाख बैरल पर डे है एक्सॉन मोबिल की। और यहां पर जो रिकवरेबल जो पॉसिबिलिटी एक्सॉन मोबिल ने बताई है वो है 11 बिलियन बैरल। 11 बिलियन बैरल की टोटल पॉसिबिलिटी यहां से उसने बताई है। अब मुद्दा यह है कि अगर इतना पैसा उसने खर्च कर दिया है एक्सप्लोरेशन में, उसने रिजर्व्स पता कर लिए हैं, 30 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर उसने इन्वेस्ट किया है, और वेनेजुएला इसको कब्जा ले, तो मुझे बताइए यूएस की इस बड़ी कंपनी का नुकसान होगा कि नहीं होगा? और ये वही कंपनी है जिसका जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला वाला कार्यकाल था 2016 से 20 वाला, उस समय पर एक्सॉन मोबिल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स आपको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंटेड भी दिख रहे थे। तो कहने का मतलब है भाई मुद्दा पैसों का दिख रहा है यहां पर, तो जैसा कि हमेशा होता ही है, राइट। ये एक्सॉन मोबिल 2015 में इन्होंने डिस्कवर करा, और ये है वो एरिया जिसके मैं बात कर रहा था। जैसे गयाना का ये वाला एरिया हो गया आपका वो पार्ट, और एस्कीबो, और इसका ये है स्टेब्रोइक ब्लॉक। ये ब्लॉक है, मतलब ऑयल ब्लॉक है। इसको आप ये मत मानिएगा कि यहाँ पर कोई टापू है, बट ये वो ब्लॉक है उन्होंने कहा कि यहाँ तो भाई मैसिव 11 बिलियन बैरल, 9 लाख पर बैरल पर डे हम कर रहे हैं। तो सोचो अगर ये एक्सॉन मोबिल के हाथ में आ जाए तो भाई पैसों की बरसात हो जाएगी इन पे। तो अब वेनेजुएला कह रहा है भाई हमारा भी तो हक बनता है, इतने समय से हम भी इस पर ताक लगाए बैठे हैं। अब यहां पर कोट करना जरूरी है, 1899 में एक पेरिस बेस्ड आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, जिसमें एक तरफ थी ब्रिटिश सरकार और दूसरी तरफ था वेनेजुएला, वहां पर आर्बिट्रेशन का फैसला आया ब्रिटिश की तरफ, क्योंकि उस समय पर जो गयाना है ये ब्रिटेन के कंट्रोल में था। 1966 में इसको आजादी मिली। गयाना का कहना है कि भाई हमने आजादी ब्रिटेन से ली 1966 में, और 1899 में इंटरनेशनल कोर्ट ने, यानी कि आर्बिट्रेशन जो ट्राइब्यूनल थी पेरिस बेस्ड, उसने फैसला ब्रिटेन की फेवर में दे दिया था। तो भाई जिससे हमने आजादी मिली कानूनी रूप से तो हक उसका एस्कीबो एरिया पर, तो इसके बाद ट्रांसफर हमें होंगे राइट्स। आप कहां से बीच में आ गए? वेनेजुएला का कहना है कि उस समय पर पेरिस पर जो इन्फ्लुएंस था, मतलब उस ट्राइब्यूनल पर जो इन्फ्लुएंस था वो ब्रिटेन का ही था। ये पश्चिमी देशों ने मिलाकर हमारा नुकसान कराया है, हमारे हिस्से को कब्जा के रखा है इन्होंने, हम तो नहीं मानते इसको। ये मैटर आईसीजे में भी ले गया वो, लेकिन वहां से अभी कुछ निष्कर्ष नहीं आया। तो अब गयाना को तो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ये जो यूएस की कंपनी है इन्वेस्ट कर रही है, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग, अगर मैं ऑयल प्रोड्यूसर की बात करूं तो उसमें गयाना का नाम आ रहा है, और गयाना की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए अब यूएस से खड़ा है। तो मतलब सोचिए कैसे किस्मत बदल जाती है। एक समय पर गयाना का अगर कोई एम्बेसडर किसी देश में टाइम मांग रहा है टॉप लीडर्स से, तो वो सोचेंगे चलो गयाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज गयाना की सॉवरेनिटी के लिए यूएस से, मतलब इंटरनेशनल लाइमलाइट में अगर उसको नेगेटिव नैरेटिव मिल रहा है तो उसके लिए भी वो तैयार है। तो पीछे की कहानी तो आपको पता लग गई क्या है। अब जरा इसमें वो एंगल बताता हूं, कैसे अगर ये एस्कीबो वाला एरिया है, ये कैसे अगर वेनेजुएला के पास चला जाए तो क्यों हक इनके पास नहीं रहेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, नाम सुना होगा आपने, यूएन क्लॉज, है ना। यूएन क्लॉज क्या कहता है कि भाई 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है आपके कोस्ट से, उस पर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ। तो यानी कि अगर आपसे 200 नॉटिकल माइल तक ये पड़ रहा है एरिया यहाँ वाला, तो आपका हक है जी, निकाल लो इसमें से ऑयल, आपका हक है। लेकिन अगर यही एरिया वेनेजुएला के पास चला गया तो इसका मतलब होगा कि इस पर हक फिर किसका हो जाएगा? वेनेजुएला का हो जाएगा। तो ये एक एक्चुअली वेनेजुएला को एक्सेस मिल जाएगा, एक्सॉन मोबिल का एक्सेस चला जाएगा। अब चलो यूएस की कंपनीज ने यहां पर इन्वेस्ट किया, गयाना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गयाना को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चाइना यहां पर पिक्चर में कैसे आया? क्योंकि चाइना ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है वेनेजुएला में, तो जाहिर सी बात है चाइना उनको सपोर्ट करेगा। चाइना कॉनकॉर्ड रिसोर्स कॉर्प, ये चाइना की CCRC कंपनी है, इसका ऑलरेडी 20 ईयर्स का प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट है वेनेजुएला के साथ। अभी मैं इसके बैकग्राउंड की एक स्टोरी निकाल कर लाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि कैसे एक समय पर वेनेजुएला के रिश्ते यूएसए के साथ अच्छे थे, लेकिन वेनेजुएला ने यूएसए को तो डिच कर दिया और चाइना के साथ रिलेशनशिप में आ गया। अभी बताएंगे क्या हुआ।
लेकिन फिलहाल का स्टेटस देखिए, सीसीआरसी का प्लान है $1 बिलियन इन्वेस्ट करना इन 2 ऑयल फील्ड्स इन वेनेजुएला, जिससे करीब 60,000 बैरल्स पर डे वो कैपेसिटी ले आएंगे 2026 तक यहां से निकालने की। अच्छा, अगर मैं रिलेशन की बात करूं, ट्रेड की, तो चाइना सरप्लस में है। मतलब चाइना जितना इंपोर्ट करता है ऑयल यहां से, उससे ज्यादा तो वो अपने गुड्स बेच पाता है इसकी मार्केट में। और वेनेजुएला वो देश है जिस पर लगे हुए हैं सैंक्शंस। याद करो 2018-19, क्योंकि ट्रंप रहे 16 से 20, और ट्रंप के समय पर तो मतलब टेंशन को और हाई कर दिया था उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ। तो उस सैंक्शन की वजह से वेनेजुएला को लगता है यार चाइना हमारा तो ट्रस्टेड पार्टनर है, इन सैंक्शन को बीट करके हमारे साथ ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में चाइना के लिए एक बड़ी मार्केट भी है, ऑयल का पोटेंशियल भी है, और एक टेस्टिंग ग्राउंड भी है कि यूएसए के इतने करीब उसके बैक यू कैन से बैकडोर पर अगर हम अपना इन्फ्लुएंस रख पाएंगे तो भाई यूएसए पर एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर तो हम भी बनाकर रख पाएंगे, है कि नहीं। अब वेनेजुएला के लिए एक रिसोर्स कर्स की केस स्टडी बन गई है। एग्जांपल देता हूं, जैसे अफ्रीका रिच इन रिसोर्सेस, राइट, स्पेशली आप अगर उसके नदर्न रीजन को देखें तो वो तो ऑयल रिसोर्स रिच है। सूडान फॉर एग्जांपल, नाइजीरिया फॉर एग्जांपल। लेकिन आप इनको क्या डेवलप नेशंस में काउंट करते हो? नहीं। तो इसका मतलब है केवल रिसोर्सेस होना काफी नहीं है। अगर आपके देश को ताकतवर बनना है तो आपको स्टेबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। एक बुक मैं कोट करना चाहूंगा यहां पर, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा, व्हाई नेशंस फेल बाय डेरन ए स्मोगलू। वो इस बुक में यही बता रहे हैं कि देखो भाई, आपके पास क्या है वो मैटर नहीं करता, आप उसका यूज स्टेबल सस्टेन्ड वे में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए चाहिए आपको स्टेबिलिटी पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, वो तय करेगी आपके देश का भविष्य। वेनेजुएला के साथ ऐसा ही हुआ। वेनेजुएला ऑयल रिच है लेकिन पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हो पाया, प्लस ये दूसरों की जियोपॉलिटिक्स का शिकार बनता रहा, और इस वजह से हाइपर इन्फ्लेशन, पॉवर्टी। सोचो जिस देश में टॉप पे है, सेकंड नंबर पे आता है सऊदी अरब, अगर मैं प्रूवन ऑयल रिजर्व्स की बात करूं, लेकिन फिर भी वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, जॉबलेसनेस। अब ये थिंक टैंक है ओईसी, इसका कहना है कि चाइना का तो ट्रेड सरप्लस है, तो चाइना वेनेजुएला को अपना एक स्ट्रेटेजिक पिलर मानकर चलता रहेगा, और उसके लिए अगर ये मैनूवर्स करने पड़े ना वॉरशिप्स के यूएसए के साथ तो वो करेगा, क्योंकि यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट चाइना को हो रहा है। अब जरा हिस्टोरिकल ड्रिफ्ट देखते हैं इनका कैसे शिफ्ट हुआ। तो मुनरो डॉक्ट्रिन के बारे में सुना आपने? मुनरो डॉक्ट्रिन यूएस प्रेसिडेंट की डॉक्ट्रिन। उन्होंने सोचा कि यार ये कॉलोनियल पावर्स जो हैं ये बड़ा दखल करते हैं अमेरिकाज में। अमेरिकाज वो कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, नॉर्थ एंड साउथ। तो उन्होंने कहा भाई इनका दखल यहां बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, तो अमेरिका का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपके सदर्न वाली साइड भी, यानी कि इस वाली साइड भी। यहां पर यूएसए हो गया तो यूएसए का इस एरिया में भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लेकिन हाँ, हम यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट में घुसेंगे नहीं और इनको अपने बैकडोर में कॉन्फ्लिक्ट करने देंगे नहीं। ये इनका आइडिया था। 1823 ये आर्टिकुलेशन हुआ था इनकी डॉक्ट्रिन का। उसके बाद देखा हमने वेनेजुएला और यूएसए के रिश्ते बेहतर होते रहे। इवन जब वेनेजुएला और ब्रिटेन के बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ रही थी, याद है मैंने भी बताया था कि 1899 में पेरिस में जाकर इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल थी उसका फैसला जो है ब्रिटेन के फेवर में आ गया था। तो उससे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना दोनों में, वेनेजुएला में और ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कब्जा हुआ था गयाना वाला एरिया, कॉलोनी बना रखी थी अपनी। तो 1895 में उस समय पर यूएसए ने इंटरवीन भी किया और उसने अपना टिल्ट दिखाया वेनेजुएला की तरफ। तो वेनेजुएला को लगा यार ये तो अपने काम का देश है, अपना सपोर्टर है। यूएसए ने कहा हाँ सपोर्टर हूं ना, चलो अब मेरी इकोनॉमी को चाहिए ऑयल और तुम्हारे यहाँ ऑयल, तो चलो मैं मेरी कंपनीज को एक्सेस दो। तो वेनेजुएला को भी कैपिटल की जरूरत थी, टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, तो यूएस की कंपनीज ने ह्यूज डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लिया वेनेजुएला की इकोनॉमी में। जरा इस यहां से देखिए इस मैप से, ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन, ये तो है ऑयल फील्ड्स, और ये जो आप देख रहे हैं ये सिलेंडर्स जो बने हुए हैं ये हैं रिफाइनरीज। तो कहने का मतलब है ऑयल का एक्सट्रैक्शन भी यहीं करेंगे, रिफाइनिंग भी यहीं करेंगे, फिर पोर्ट्स और पाइपलाइन, इसमें भी सपोर्ट यूएसए ने किया। तो कुल मिलाकर मतलब यूएसए वाज हैविंग डोमिनेंस इन वेनेजुएला की इकोनॉमी। अब आप कहेंगे फिर तो पैसा ही पैसा हो जाना चाहिए था वेनेजुएला के पास। कैसे हो जाता? मुद्दा ये है ना कि इस ट्रेड का ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है? यूएसए को मिल रहा है, या फिर वेनेजुएला की कुछ रूलिंग क्लास उनको करप्ट बना रखा है, वो खुद करप्ट हैं। तो फिर तो क्या हश्र होगा? वही होगा जो हुआ वेनेजुएला में। और जब भी ऐसा होता है कि आपके रिसोर्सेज जो हैं कुछ प्राइवेट कंपनीज लूट कर ले जा रही हैं, या आप ही के देश के कुछ परिवार हैं वो समृद्ध होते जा रहे हैं, तो मुझे बताइए वहां पर कौन सी आइडियोलॉजी पॉपुलर होती है?
वहां पर होती है सोशलिज्म। ऐसे में यहां पर अब पिक्चर में आता है ह्यूगो शावेज। ह्यूगो शावेज कहते हैं अब अमेरिका का डोमिनेशन बंद करेंगे। उन्होंने एंटी अमेरिकन स्टांस लेना शुरू कर दिया, नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया, का बहुत पैसा कमा लिया। अब हमारी जो एक कंपनियां, हम अपनी कंपनी बनाएंगे और वही ऑयल फील्ड पर कंट्रोल करेंगी, वही एक्सट्रैक्शन करेंगी, वही रिफाइनिंग करेंगे। और अगर हमें पता है कि हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी कम है, टेक्नोलॉजी हमारे पास वैसी नहीं है जैसी चाहिए, क्योंकि जो वेनेजुएला का क्रूड होता है वो हैवी होता है, सल्फ्यूरस होता है, तो ठीक है हम क्रूड ऑयल को बेचेंगे, लेकिन जो भी पैसा आएगा हमारे पास आएगा। खैर, तो शावेज ने कहा यूएस पर हम अपने जो इन्फ्लुएंस है हमारी इकोनॉमी पर उसको डिक्रीज करेंगे। नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया और उसके बाद यूएस की फॉरेन पॉलिसी जो लैटिन अमेरिका में थी उसको एक बहुत बड़ी चोट पहुंची। शावेज ने कहा हम न्यू पार्टनर्स बनाएंगे, हम स्ट्रेटेजिक जो हमारा पाइवट है वो अवे करेंगे वॉशिंगटन से, क्योंकि हमें चाहिए सॉवरेनिटी। भाई जिस भी रिलेशनशिप में अगर आपको फायदा कम मिल रहा है तो कुछ समय तक ऐसा चल सकता है, नहीं तो फिर तो आवाज उठेगी उठेगी। तो ऐसा ही यहां पर हुआ। अब जब भी रिलेशनशिप में ऐसा होता है किसी देश के साथ, तो कोई ना कोई तो उसके पास अल्टरनेटिव होगा। भाई अगर इतना बड़ा कस्टमर आपका यूएस जा रहा है तो कोई ना कोई तो कस्टमर आ रहा है। वो कस्टमर था बीजिंग। आप सबको पता 1980 से 1990s में बीजिंग जो है बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बीजिंग ने कहा अरे हमें एनर्जी चाहिए, वेनेजुएला ने कहा हमें एनर्जी बेचनी है। 1999 में इन्होंने 400 एग्रीमेंट साइन करे और उसके बाद अब समझ लीजिए कि वेनेजुएला और बीजिंग मतलब चाइना, उनके बीच में रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते चले गए। अब आप कहेंगे वेनेजुएला के पास पैसा कैसा आया? तो वेनेजुएला के साथ चाइना ने कहा हम बनाते हैं चाइनीज डेवलपमेंट बैंक। आपको इंफ्रा चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी खरीदनी है, पैसा चाहिए, हम आपको पैसा देंगे, लोन ले लीजिए हमसे। और लोन चुकाएंगे कैसे? तो वेनेजुएला ने कहा हम आपको ऑयल शिपमेंट देंगे। क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा, यानी कि लोन का पेमेंट आप ऑयल से कीजिए। ये तो भाई विन विन सिचुएशन हो गई। फिर क्या था, एक तरीके समझ लीजिए कि बीजिंग जो है वहां की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी लाइफलाइन बन गया, क्योंकि इतना बड़ा पैसे का फ्लो मिल रहा है। वेलफेयर, मैंने कहा ना कि सोशलिज्म, और सोशलिज्म के लिए क्या चाहिए? आपको लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ेगा, सब्सिडीज एटसेट्रा। फिर क्या था, एक पावरफुल डिपेंडेंसी यहां पर डेवलप हो जाती है और जिसमें कि मतलब अच्छे से रिलेशनशिप चलती आ रही है। अब वेनेजुएला का जो ड्रिफ्ट हुआ है वॉशिंगटन से अलग, तो अब जाहिर सी बात है जो भी वहां पर लीडर होगा उसको अपना दुश्मन बताएंगे। पहले शावेज को दुश्मन बता रहे थे, उसके बाद शावेज जैसे चले गए तो आए मडूरो, अब मडूरो को दुश्मन बता रहे हैं। साथ में अब यहां पर एंगल आया था रशिया का, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट चाइना एंड यूएसए, यहां पर रशिया एंड ईरान भी एक बहुत बड़ी शील्ड है वेनेजुएला की सरकार के लिए। यानी कि यूएसए जो यहां पर करना चाह रहे हैं तो चैलेंज केवल चाइना नहीं करेगा, चैलेंज रशिया भी करेगा और ईरान भी करेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि टेस्टिंग ग्राउंड है इन पावर्स का यूएसए का बैकडोर, तो उसमें सबसे बड़ा पिलर कौन होगा? वेनेजुएला होगा, कि हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं वेनेजुएला के थ्रू यूएस के पेशेंस को। और यूएस जो करना चाह रहा है उसको मतलब दुनिया भर में दिखाएंगे कि व्हाट यूएसए इज डूइंग। खैर, अब यहां पर वेनेजुएला ने कहा कि देखो चाइना, हम तो वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। इन दोनों की रिश्तों की करीबी आप ये देखिए, याद है आपको चाइना जो है 9 लाइन के थ्रू पूरा साउथ चाइना सी अपना बताता है। वेनेजुएला कहता है हाँ जी है इनका। तो मतलब ऐसे पॉइंट पर अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है यार तुम्हारे रिश्ते जो हैं वो तो बहुत गहरे हैं। फिर आते हैं दो और प्लेयर, रशिया और ईरान। अब देखिए मदुरो की सरकार को और उससे पहले शावेज की सरकार को वेपन्स भी चाहिए थे। पैसा तो मिल गया चाइना से, राइट, इन्वेस्टमेंट मिल रहा है चाइना से, उसको आपने ऑयल दे दिया, लेकिन हथियार के लिए यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन चाइना, क्योंकि चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री 1990 वाज नॉट दैट बिग। तो रशिया ने कहा हम आपको वेपन देंगे, लेकिन बदले में तो देखो वेनेजुएला ने कहा हम तो ऑयल ही दे सकते हैं। आप सबको पता है कि रशिया जो है अपने आप में खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, लेकिन रशिया ने कहा ठीक है हथियार तो जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी खुद की भी रिफाइनरीज हैं, यहां से क्रूड लेंगे, रिफाइन करेंगे, हमारी जो कंपनीज हैं वो उसको यूरोप में और अदर जगह बेचेंगी। इसी वजह से रोजनेफ्ट का यहां पर इंपॉर्टेंट मतलब रोल आता है। रोजनेफ्ट हैविंग मेजर स्टेक्स इन वेनेजुएलन ऑयल इंटरेस्ट ऑफ रशिया, तो रशिया ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे देखिए 2005 में इन्होंने $11 बिलियन का रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट की डील करी, लेकिन बदले में क्या? बदले में ऑयल, ऐसी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स। तो कहने का मतलब है शावेज के समय से ये देखिए जुलाई 2006 में शावेज ने $4 बिलियन की आर्म्स डील करी, आर्म्स ऑयल डील करी।
उसके बाद सितंबर 2008 रशिया एक्सटेंड वेनेजुएला $1 बिलियन लोन फॉर आर्म्स वॉरशिप बॉम्बर एंगेज इन मिलिट्री डील्स विद वेनेजुएला कि टेंशन मत हो, स्ट्रांग हो जाओ, रशिया मिलकर तुम्हें स्ट्रांग करेगा और काउंटर करेंगे यूएसए को। रशिया लेंड्स वेनेजुएला $4 बिलियन टू फाइनेंस मिनरल डेवलपमेंट, क्योंकि इसके अलावा भी तो मिनरल्स है ना, केवल ऑयल ही थोड़ा ना एक्सट्रैक्ट करते रहोगे। रशिया लेंड्स वेनेजुएला $2 बिलियन फॉर आर्म्स, तो हथियार, मिनरल डेवलपमेंट, आर्म्स ट्रेनिंग, सब कुछ चल रहा था। तो मॉस्को ने भी एक तरीके से शावेज के रेजिम को लाइफलाइन देकर रखी कि भाई पैसा आपके पास आता रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आता है ईरान और कैरकस कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। तो अब इन्होंने कहा हमारा भी कॉमन स्टांस है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, कारण यूएसए ने दोनों पर सैंक्शन लगाए हैं यूनिलैटरल, तो उन्होंने कहा ठीक है हम साथ हैं। अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ईरान दे रहा है इन्हें टेक्निकल एक्सपर्टीज इन सम ऑफ दी ऑयल सेक्टर। कहने का मतलब है ऑयल सेक्टर में अभी मैंने बताया कि इनका हैवी क्रूड है, सल्फर रिच क्रूड है, तो ऐसे में ईरान की, क्योंकि वो भी एक ऑयल एक्सपोर्टर है, तो एक्सट्रैक्शन में अगर उसके पास कोई तकनीक है तो वो वेनेजुएला को दे रहा है, साथ में डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी दे रहा है, तो मिलिट्री, ऑयल टेक्नोलॉजी, ये दोनों दे रहा है। तो दोनों का कोऑपरेशन जो है एक तरीके से डिफाई कर रहा है अमेरिका के प्रेशर को। अब सवाल उठता है कि इंडिया क्या करे। तो देखो, इंडिया का आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट की तो बात है ही नहीं कि हम चाइना और रशिया के साथ खड़े होकर इस समय पर यूएसए के खिलाफ यहां पर जंग में उतर जाएं, ऐसा तो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन हमें यह तो समझना पड़ेगा ना कि वेनेजुएला हमारे लिए कितना जरूरी है। तो इंडिया यहां पर एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी का गेम कर रहा है। एम्बिगिटी का मतलब है हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि यूएसए कर रहा है जो ठीक कर रहा है, नहीं, एम्बिगिटी का मतलब होता है कि किसी बात के अगर दो मतलब निकलते हों, और देखो डिप्लोमेसी में ऐसा करना पड़ता है, हमें प्रैग्मेटिक भी होना होगा, प्रैक्टिकल होना होगा, मल्टी अलाइंड अप्रोच रखनी होगी, यानी कि वेनेजुएला से हमें रिश्ते अपने बनाकर रखने होंगे, और अगर कोई ऑलरेडी यूएसए को काउंटर करने के लिए शील्ड बन रहा है तो शील्ड का फायदा उठाना होगा। जैसे न्यू कोल्ड वॉर चल रहा है, ये समझ लीजिए, और इंडिया ने कोल्ड वॉर में कोई एक साइड पिक नहीं की थी जब दो पावर सेंटर्स थे, लेकिन आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आज मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, आज केवल यूएस एंड चाइना ही पोल नहीं है, तो हर एक पोल अपने हिसाब से उस लोकेशन से अपना बेस्ट इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेगा। वेनेजुएला जब सैंक्शन स्टार्ट हुए, ये जो यूएसए ने लगाए, उसके बाद इंडिया ने अपना कुछ जो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसको डिक्रीज भी किया, लेकिन उससे पहले देखिए 5th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सोर्स एक्चुअली वेनेजुएला था हमारा। $7.24 बिलियन का लास्ट डेटा जो मैंने देखा 2018-19 का जो अवेलेबल था, $7.24 बिलियन। और ये रिश्ता केवल ट्रांजैक्शनल नहीं है, जैसे एक्सप्लोरेशन के लिए हमारी जो कंपनी है ओएनजीसी, तो इसकी एक ना विदेश लिमिटेड एक आर्म है, तो उसके ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं। जॉइंट वेंचर है हमारा वेनेजुएला की कंपनीज के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन में, यानी कि $100 ऑफ मिलियन हमने भी इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हम चाहेंगे भाई हमारा भी एडवांटेज बना रहे। प्लस एक और इंटरेस्टिंग एंगल है यहाँ पर, जो वेनेजुएला का क्रूड है उसको रिफाइन करने के लिए कम ही एक्चुअली रिफाइनरीज हैं जिन्होंने अपने आप को ट्वीक किया है। उसमें से जो 2 रिफाइनरीज हैं वो नयारा पावर है, जिसमें कि रशिया का इन्वेस्टमेंट है, वादिनार रिफाइनरी गुजरात, और रिलायंस रिफाइनरी। तो ऐसे में एक तो ये फायदा हो गया कि वेनेजुएला के साथ रिश्ते सस्टेन वे में बने रहेंगे, उन्हें भी ऐसी रिफाइनरीज चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक सस्टेन सप्लाई बनी रहेगी, तो इस एंगल से भी वेनेजुएला हमारे लिए जरूरी है, तो एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन भी हमारे लिए बनी रहेगी। रशिया और जो चाइना है वो शील्ड की तरह वेनेजुएला को प्रोटेक्ट करेंगे, दैट इज फॉर श्योर, राइट। प्लस यूएसए ऑलरेडी फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ, तो उसको वहां पर भी देखना है। तो ऐसे में क्या वो एक नया वॉर फ्रंट ओपन करने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्योंकि डोमेस्टिक जो क्रिटिसिज्म मिलेगा इसके बाद उसका क्या होगा, क्योंकि ट्रंप की पॉलिटिक्स तो इस बेसिस पर थी कि हम बिजनेस में हम बेस्ट करेंगे और अपने लोगों को बाहर निकालेंगे, जैसे अफगानिस्तान से बाहर निकालेंगे, तो हमें दुनिया भर की लड़ाइयों में फंसना नहीं है। दैट वाज द स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब है कि व्हाट ही इज डूइंग इज अ ब्लफ, क्रिएटिंग प्रेशर, लेकिन ऐसे में एक काउंटर प्रेशर बनाकर रखना जरूरी है। तो मॉस्को का इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है, ये अपना करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है यूएसए, वो हमारे लिए बड़ा लर्निंग पॉइंट है। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल और इंफॉर्मेशन दोनों टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इंफॉर्मेशन टूल्स यानी कि लड़ाई नैरेटिव्स की है। देखो आज ना दुनिया एक पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड की तरफ जाती जा रही है। सबसे बड़ा डाउट इसी बात पर है कि सच है क्या, क्योंकि सच वो है जो ज्यादा लोग मानते हैं, और ज्यादा लोग वो मानेंगे जो ज्यादा लोग जिस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जिन यू कैन से न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, जिन थिंक टैंक्स की सुनते हैं। अगर उन थिंक टैंक्स में यूएसए का पैसा मतलब फनलिंग वहां पर हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो तो यूएसए का ही सच बताएंगे। तो इस समय पर यह भी एक वॉरफेयर चल रहा है।
एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ चाइना। तो चाइना और जो रशिया है वो मिलकर अपनी एजेंसीज के थ्रू भी वो जो प्रो मडूरो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। वो निकोलस मडूरो की तारीफें एक्चुअली फैला रहे हैं, जबकि ये जो यूएसए है, ये इनके अपोजिशन के लीडर हैं जुआन ग्वाइडो, वो इनको कह रहे हैं अरे हम तो इनको लीडर मानते हैं। क्या मजाक बात है, दूसरे देश का लीडर तुम खुद कह दोगे कि अपोजिशन वाले लीडर को हम इस देश का राष्ट्रपति मान लेंगे, क्या मजाक बात है। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा लर्निंग पॉइंट है कि अगर वो वेनेजुएला के साथ यूएसए ऐसा कर सकता है तो भाई किसी और के साथ भी कर सकता है, मैटर उसके इंटरेस्ट का है। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर बात नहीं आई आप सोच रहे हो क्या ही फर्क पैदा है, तो जब खुद पे बात आ जाएगी तब तो भाई फिर तो टाइम ही निकल जाएगा। तो चाइना का जिनुआ एंड रशिया का आरटी, तो ये भी अपना प्रो मडूरो मैसेजिंग फैला रहे हैं। और इनका कहना है कि जो यूएसए कर रहा है वो एक तरह का इकोनॉमिक टेररिज्म है, चाहे वो यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाना हो, चाहे ये टैरिफ वॉर हो, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा क्या? तो देखो, टेंशन तो कोएग्जिस्टेंस में रहेंगी, क्योंकि वेनेजुएला में सरकार बनी हुई है मडूरो की, वो वहां से शिफ्ट नहीं होंगे। और जो ये एस्किबो वाला जो इशू है ये भी अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा। गयाना इसको छोड़ नहीं सकता, 2/3 एरिया। एक्सन मोबिल यूएसए के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पर प्रेशर बनाकर रखेगी। आज ट्रंप हैं, ट्रंप के बाद कोई और होंगे, उन पर प्रेशर बनाकर रखेगी, जो कि गयाना की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो इंडिया ना तो हम ये कहेंगे गयाना का 2/3 हिस्सा खो बैठे गयाना, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि मिलिट्री इंटरवेंशन से आप वहां की सरकार को गिरा दो। तो एक बैलेंस यहां पर बना रहेगा। तो ये देखिए, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस, इनका कहना है यूएसए और चाइना की जो राइवलरी है वो प्राइमरली इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल दिखती है। यूएस के अपने मिलिट्री कमिटमेंट्स हैं यूरोप के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए, और चाइना अभी जो उसकी पोजीशनिंग लैटिन अमेरिका में, वो सॉफ्ट पावर बड़े स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं कंपैरिजन में आपको बताऊं तो यूएस के नंबर ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस एंड नंबर ऑफ यू कैन से प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग ऑन इन लैटिन अमेरिका, उससे ज्यादा आज चाइना के हैं। तो इसका मतलब है यूएस की बैकडोर में चाइना ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में, टेक्नोलॉजिकल सेंस में चाइना अभी नहीं चाहेगा कि वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हो। कहीं ऐसा ना हो उससे यूएस बाकी जो आपके बैकडोर के नेबर्स हैं उस पर और ज्यादा प्रेशर बनाए कि वो चाइना से दूर जाएं। तो कई बार बैलेंस बनाकर रखने से आप अपना ज्यादा हित साध सकते हैं। तो दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग। तो काफी कुछ जो हो रहा है वो एक सिंबलिज्म है, राइट। और इस कोल्ड वॉर में हमें ध्यान रखना है अपनी ग्रोथ का, कई जगह पर स्टांस लेना जरूरी है। तो अगर वेनेजुएला की सरकार को टॉपल करने की कोशिश की जाएगी तो हमें भी सिग्नलिंग देनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वहां है तो कहीं भी हो सकता है। अगर सब कुछ क्लियर है आपको, जस्ट मेंशन वाह अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स। आप अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए जिससे कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। और ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्टिंग स्टांसेस रिगार्डिंग वेनेजुएला। तो आई थिंक ये तो समझ में आ गया आपको। ऑल्सो हाईलाइट इंडियाज इंटरेस्ट इन द रीजन। इसका पीडीएफ मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम में जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।